हेलो दोस्तों, आपका भी IAS सर्वोदय में स्वागत है। सबको गुड मॉर्निंग एक बार। और आज का जो इम्पोर्टेंट सेक्शन होगा मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। आज हमारा 24 दिसंबर है। आज का डेट अगर बात करें हम तो आपका ये 24 दिसंबर है। तो आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज होंगे आपके 68 BPSC PT 69 या UPPCS UPSC जो भी एग्जाम अगर देने जा रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा। कृपया पे उसका आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है और आप उसको अच्छे से उस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। चलिए, अगर हम बात करें आगामी एग्जाम की, जैसे कि कल आपका एग्जाम हुआ था BSSC, हमारे बिहार में एग्जाम हो रही है BSSC का। कल 2 सीटिंग हुआ है, एक पाली, और आज भी होगी। ठीक है, इसमें भी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो वन लाइनर क्वेश्चन है। अगर आप करंट अफेयर्स अच्छे से किए हुए हैं तो वहाँ भी बन जाएगा। जीके भी ये आपका वन लाइनर टाइप का है। अच्छे से तैयारी किया हुआ तो आप किए हैं तो आपको अच्छा सा सफलता मिलेगी। चलिए, हम लोग चलते हैं आगे की टॉपिक की ओर। तो पहला जो अगर बात करें, ये फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज के न्यूज का 24 दिसंबर का, तो कहा जा रहा है कि 1 साल और मुफ्त अनाज, OROP का दायरा बढ़ा। ये केंद्र सरकार का है। इसमें कहा जा रहा है कि सरकार ने उपभोक्ताओं जो हैं, जो लाभार्थी हैं, जो लेते हैं ये, तो नए साल का तोहफा का ऐलान किया। सरकार ने सभी उपभोक्ताओं को मुफ्त अनाज देने का निर्णय लिया। सरकार के इस फैसले से लगभग देश के 81.35 करोड़ लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है NSFA के तहत क्या होता है कि वह के तहत राशन प्रणाली में सस्ती दरों पर उपभोक्ताओं को बांटे जाने वाले अनाज के लिए अब कार्ड धारकों को कोई भुगतान नहीं करना होगा। देखिए, इससे क्या होगा कि उसको जो कार्ड धारक जो हैं उनको जो अनाज लेने के लिए कोई भी भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अगर देखा जाए इसमें तो कहा जा रहा है 81.35 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ 2 करोड़ लोगों को 2 लाख करोड़ रुपये का बोझ पर खजाने पर पड़ेगा। यह सुविधा 31 दिसंबर 2023 तक दी जाएगी। ठीक है, आगे क्या है, सरकार ने दो खाद्य योजनाओं, क्या है, दो खाद्य योजनाओं को मिला के एक कर दिया। अब दो खाद्य योजना कौन कौन सा था, इसको बात जानना जरूरी है, क्योंकि कल भी अगर देखा जाए, कल के भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेटेड है। अगर कोई भी योजना के बारे में अगर जान रहे, उसके बारे में डिस्कस क्या होगा, उसका फायदा क्या है, किसको लाभ होने जा रही है इस योजना से, ये जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। कल के जो फर्दम BSSC का जो हमारे बिहार में एग्जाम हो रही है, उसका फर्स्ट पाली में आपका ये क्वेश्चन था, मिशन इंद्रधनुष जो है इसका क्या, इससे क्या लाभ होगा, इससे किसको फायदा होगा, ठीक है, क्या उद्देश्य हैं उसके। ठीक है, चलिए, तो इसी तरह से है ये कि दो खाद्य योजनाओं को मिलाकर एक कर दिया गया है। ठीक है, देखा जाए तो कोरोना के दौरान लोगों की खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर सरकार पिछले 28 महीने से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, कौन सा योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY के तहत सभी कार्डधारकों को NFS में मिलने वाले अनाज के अतिरिक्त हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त दे रही थी। इसकी अंतिम तिथि जो थी 31 दिसंबर 2022 थी। इसके समाप्त होने से पहले ही सरकार ने भुगतानों के लिए क्या किया, तो पूरे 1 साल का तोहफा घोषित कर दिया है। पीयूष गोयल ने कहा कि दो योजनाओं की जगह अभी एक कर दिया गया है। राशन प्रणाली पर बांटे जाने वाले अनाज पर कुल सब्सिडी 2 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है, जिसे केंद्र सरकार वहन करेगी। ध्यान रहे कि फिर से कोरोना की आशंका जताई जा रही है, उसके पहले ही सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब OROP की अगर बात करें, OROP वन रैंक वन पेंशन की बात, इसका दायरा बढ़ाते हुए केंद्र ने सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों और उनके स्वजनों को बड़ा तोहफा दिया। 1 जुलाई 2019 से पहले जो भी सेवानिवृत्त हुए सैन्यकर्मी हैं और उनके स्वजन को इसमें शामिल कर लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। पहले यह योजना देखा जाए, पूछा भी जाता है योजना के बारे में, जान लें, यहाँ PT में भी है, क्वेश्चन आ सकता है। पहले जो यह योजना जो है 1 जुलाई 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए सैन्यकर्मी पर लागू थी। सरकार के फैसले का लाभ 4.52 लाख सैनिक कर्मियों को मिलेगा। विस्तार के बाद लाभार्थियों की संख्या 25 लाख से ऊपर हो जाएगी। अभी 20 लाख से अधिक सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी और उनके परिवारों को योजना का लाभ मिल रहा है। ठीक है, चलिए, सतर्कता डोज के रूप में ले सकेंगे नेजल वैक्सीन। इस वैक्सीन के बारे में हम समझें आखिर ये वैक्सीन है क्या। तो अगर देखा जाए तो चीन और कुछ अन्य देशों में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच भारत सरकार ने देश की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन इनकोवैक को हरी झंडी दे दिया गया है। ये वैक्सीन जो है आपको 18 साल से ऊपर उम्र के सभी व्यक्ति इसे सतर्कता बूस्टर डोज के रूप में ले सकते हैं। सरकार जल्द ही इसे कोरोना टीकाकरण क्या है, सरकार इसे जल्द ही कोरोना टीकाकरण अभियान में शामिल करने पर विचार कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि नेजल वैक्सीन को मंजूरी मिलने से सतर्कता डोज अभियान को नई गति मिलेगी। अब इसके बारे में देखा जाए, इसके बारे में होता क्या है ये इनकोवैक, तो ये नाक से लेने वाले देश की पहली कोरोना वैक्सीन को सरकार ने हरी झंडी दिया है। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में भारत को एक मिला एक और हथियार। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 2 डोज
क्या है, तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 2 डोज ले चुके व्यक्ति ले सकेंगे जनरल वैक्सीन। मतलब जो व्यक्ति कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 2 डोज पहले ले चुके उनके लिए ले सकते हैं, ये कारगर साबित होगा। भारत बायोटेक की वैक्सीन के टीकाकरण अभियान में शामिल करने की तैयारी। भारत बायोटेक नेजल कोरोना वैक्सीन इनको वैक, ठीक है। आगे बात किया जाए कि परंपरागत वैक्सीन से इस तरह अलग है वैक्सीन, इसके बारे में विशेषता अगर जाने तो सुई से दी जाने वाली वैक्सीन श्वसन प्रणाली के निचले भाग फेफड़ा में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है। यह संक्रमण रोकने में सक्षम नहीं होती, सिर्फ संक्रमण को गंभीर होने से बचाती है। नाक से दी जाने वाली वैक्सीन श्वसन प्रणाली के ऊपरी हिस्से नाक और गला में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है। यह व्यक्ति को संक्रमित होने से बचाने का काम करती है। आगे बात करेंगे कि संसद का शीतकालीन सत्र सत्र जो था वो हफ्ते भर पहले समाप्त हो गया। अब बात करेंगे जो सदन था में कौन कौन सा विधेयक पारित हुआ है। वन्य जीव संशोधन विधेयक, ऊर्जा संशोधन विधेयक, एससी और एससी के संविधान संशोधन से जुड़े 3 विधेयक, नई दिल्ली आंतरिक मध्यस्थता केंद्र विधेयक आदि प्रमुख विधेयकों को पारित किया गया है। इसके अलावा अनुदान मांगों को भी पारित किया गया। इस सत्र के दौरान नशा मुक्ति के मुद्दे पर लोकसभा में 7 घंटे की लंबी चर्चा भी चली और चर्चा पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी जवाब दिया। राज्यसभा में मौसम में खराब होने वाले बदलाव को देखते हुए जलवायु परिवर्तन के भी मुद्दे पर चर्चा की गई है। देखिए अगर देखा जाए आगे आगे अगर देखें हम नेक्स्ट टॉपिक की अगर देखा जाए तो आपका है रक्षा उद्योगों में इस साल 32.1 लाख डॉलर का एफडीआई मिला। मतलब भारत को मौजूदा वित्त वर्ष में रक्षा उद्योगों में 32.1 लाख डॉलर मतलब 26.58 करोड़ रुपये का एफडीआई मिला है। इस साल अप्रैल से सितंबर माह के बीच अगर बात करें तो भारत ने यह उपलब्धि हासिल की है। सरकार ने राज्यसभा में शीत सत्र के अंतिम शुक्रवार को यह जानकारी दिया है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जो सोम प्रकाश ने शुक्रवार को राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि रक्षा उद्योग ने वर्ष 2021 से 22 में 23.6 लाख डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई आया है। वर्ष 2021-22 में ये 2021 में मात्र 6,30,000 डॉलर का एफडीआई आया था। हर घर नल से जल में बढ़ेगी तकनीक की भूमिका। इसकी अगर बात करें ये योजना जो है हर घर नल से जल योजना जो है इसकी समुचित आपूर्ति में डिजिटल तकनीक की भूमिका बढ़ाया जाएगा। इससे देश के जो ग्रामीण क्षेत्र के सभी घरों में गुणवत्ता, निरंतरता और निश्चितता के साथ जलापूर्ति में मदद मिलेगी। साथ ही हर घर तक शुद्ध और निर्धारित मात्रा में आपूर्ति हो सकी। इस बाबत साल भर पहले देश के 100 से अधिक स्थानों पर शुरू किए गए पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाएगा। जल जीवन मिशन को तकनीकी सहयोग देने में केंद्र के कई विभाग भी मदद करेंगे। आगे बात करें अगला एक महीने भारत के लिए अहम होने वाला है कोरोना की दुनिया में। अगर बात करें हम कि दुनिया में कोरोना की लहर फिर से ये जाग उठी है। भारत के विशेष की नज़र अगले एक महीने पर होगी। पिछले 3 साल में कोरोना का जो लहर के पैटर्न पर आधार पर इसके 35 दिन के भीतर भारत पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। यह आशा भी जताई जा रही है कि इस नई लहर पर का भारत पर उतना प्रभाव नहीं दिखेगा जिससे चीन और भारत जैसे देशों में है। सरकार पूरी तैयारी रखना चाहती है। कोरोना की लहर को पिछले साल 3 साल के पैटर्न को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड जैसे पूर्वी एशियाई देशों से शुरू होती है। इसके अलावा ये पूरी यूरोप, फिर उत्तरी अमेरिका और बाद में दक्षिण अफ्रीका पहुंचती है। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे दक्षिण एशियाई देशों में यह लहर सबसे अंत में आती है। यदि इस पैटर्न पर भरोसा करें तो भारत के लिए अगला एक महीना अहम हो सकता है। देखिए भारत के लिए अगला एक महीना जो है बहुत ही अहम होने वाला है कहा जा रहा है, क्योंकि चीन में संक्रमण की मूल वजह जाने वाले ओमिक्रॉन के वेरिएंट, कौन सा वेरिएंट जो है वो उसका नाम है ओमिक्रॉन के वेरिएंट BF7 के भारत में अनुभवों का हवाला देते हुए उसके कारण चौथी लहर की आशंका से इनकार कर रहे हैं। भारत में यह वेरिएंट सबसे पहले जुलाई में ही देखा गया था, तो इस पर आपको सतर्क करने की जरूरत है। आगे चलें तो देखा जाएगा अगर बात करें भारत की सीमाओं पर चारों ओर से गरुड़ चौकसी। अगर देखा जाए इसमें हमारा ये इंटरनल सिक्योरिटी का जो टॉपिक है यूपीएससी का अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। तो अगर देखा जाए इसको तो भारत की सीमाओं पर चारों ओर से गरुड़ चौकसी मतलब क्या, कश्मीर घाटी जो है उसमें आतंकवाद विरोधी अभियानों में ताकत साबित कर चुके भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो जो है उसको पूर्वी लद्दाख से लेकर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक चीनी सीमा के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात है। तवांग में चीन के साथ चल रहा जो गतिरोध के बीच सामरिक दृष्टि से यह बड़ा कदम है। चीन से जो लगती LAC पर मई 2020 में ही इसकी तैनाती की गई थी, जिसे अब और विस्तार दिया गया। यूनियन के समर्थन में युद्ध क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों को निकालने के दौरान गरुड़ को प्रभावी ढंग से भारतीय मिशन में नियुक्त किया गया है। गरुड़ कमांडो कब अस्तित्व में आया था, इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, इसके बारे में समझें।
देखिए 1780 कमांडो हैं देश भर में वर्तमान में। 2000 करोड़ रुपए की हवाई संपत्ति की रक्षा करता है। 2004 में पहली बार से स्पेशल फोर्स का गठन किया गया था। 62 कमांडो में से इसकी शुरुआत हुआ है और ये क्या करता है कि 800 से 1000 मीटर की सीमा से दुश्मन सैनिकों को गिरा सकता है। देखिए अगर बात करें हम इसका गरुड़ का गठन कब किया गया था, तो आतंकी हमले के बाद किया। कौन सा आतंकी हमले? वर्ष 2001 में आतंकवादियों द्वारा जम्मू और कश्मीर में 2 प्रमुख हवाई ठिकानों पर हमला करने का प्रयास किया गया। उस समय भारतीय वायुसेना के कमांडरों ने एक युद्ध में प्रशिक्षित एक समर्पित कमांडो बल की आवश्यकता महसूस की, जो खोज, बचाव, टोही, उग्रवाद और विरोधी संचालन के साथ साथ हवाई क्षेत्रों के आतंकी खतरों को जवाब देने में सक्षम हो। इस उद्देश्य के तहत ही सितंबर 2004 में गरुड़ कमांडो फोर्स का गठन किया गया था। अब ये कैसा हो, काम कैसे करता है, इसके बारे में जाने तो यह शक्तिशाली हथियारों से लैस होते हैं। ये तो गरुड़ कमांडो तेवर TR-21 असॉल्ट राइफल, ग्लाक 17 और 19 पिस्टल, क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए हेकलर एंड कॉच MPS, सब मशीन गन, AKM असॉल्ट राइफल, शक्तिशाली कोल्ट M4 कार्बाइन जैसे दुनिया के खतरनाक हथियारों से लैस होते हैं। इनके पास इसराइल में बने किलर ड्रोन्स भी रहते हैं जो बिना किसी आवाज़ के टारगेट पर मिसाइल फायर कर सकते हैं। गरुड़ प्रशिक्षु 72 सप्ताह के बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से गुजरते हैं, जो सभी भारतीय विशेषों में सबसे लंबा है। एयरमैन बैट बैरेज मतलब गरुड़ वायु सैनिक टोपी पर एयरमैन बैरेट बैज पहनते हैं। गरुड़ फोर्स बैज को आसीन पर पहना जा सकता है। गरुड़ कमांडो बैज जो दाहिनी जेब पर पहना जाता था और NSG बैज जैसा दिखता था, अब उपयोग में नहीं है। इसके बजाय अब उनके पास एक गरुड़ पंख वाला बैज है जो सोने के रंग का है और बाईं छाती पर पहना जाता है, ठीक उसी तरह जहां पायलट या बैजोन के पंख पहने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चला जाए नेक्स्ट टॉपिक में। कोलिजम पर पुनर्विचार का समय, देखिए ये भी आपको पढ़ने का समय है कि ये टॉपिक कि हमें चाहिए अपना समावेशी इतिहास, इसको भी पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, हमें चाहिए अपना समावेशी इतिहास और कोलिजम पर पुनर्विचार का समय, मतलब ये चल रहा है टॉपिक। कोलिजम पर बहुत सारे टॉपिक्स आए हैं, आपको मैं डिस्कस भी किया हूँ बहुत सारे टॉपिक्स। हमारे देश की न्यायपालिका जो विश्व के श्रेष्ठतम न्याय क्षेत्रों में के इस श्रेणी में उपस्थिति दर्ज करवाती है। स्वतंत्रता के उपरांत इसने समय की चुनौतियों से गुजरते हुए अपनी प्रतिष्ठा में गरिमा को सुरक्षित रखा है। संविधान ने इसे प्रजातंत्र के प्रहरी की भूमिका में संविधान की रक्षा का दायित्व सौंपा है। सरकार के शेष दोनों ही अंगों, कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्य की समीक्षा का दायित्व भी न्यायपालिका के पास है। पूरी व्यवस्था को सुव्यवस्थित और सुचारू बनाने के लिए तीनों ही अंगों को परिसीमित करने वाली लक्ष्मण रेखा भी संविधान में निहित है, ताकि सरकार के सभी अंग अपनी अपनी सीमा में रहते हुए सामंजस्य एवं संतुलन के साथ अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ा सकते हैं। उच्च पदों पर न्यायिक नियुक्तियों की वर्तमान कोलिजियम प्रणाली पर हाल ही में छिड़ी बहस से आम जनमानस का ध्यान न्यायपालिका पर केंद्रित किया, इसलिए और भी अधिक कोलिजियम प्रणाली को लेकर विभिन्न नेताओं की ओर से संसद के भीतर ही और बाहर लगातार वक्तव्य दिए जा रहे। निसंदेह यह एक गंभीर विषय है। मूल रूप से संविधान में न्यायिक नियुक्तियों की एक सुस्पष्ट व्यवस्था उपलब्ध थी, परंतु कुछ परिस्थितिजन्य घटनाओं ने एक ऐसी स्थिति पर पहुंचा दिया जहां न्यायपालिका ने अपनी सैन्य समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायिक नियुक्तियों का अधिकार काफ़ी हद तक अपने पास सीमित कर लिया है, जिसे कोलिजियम प्रणाली के रूप में जाना जाता है। अब क्या है कि इस कोलिजियम प्रणाली की कुछ सीमाएं रेखांकित होने लगी है। यही कारण है कि इस विषय में प्रबुद्ध वर्ग में चिंतन और विवेचन का सिलसिला शुरू हो गया है। देखा जाए तो ठीक है, इतने आगे चीज़ें इसमें देखेंगे। टॉपिक और क्या है कि कहा जा रहा है कि संविधान द्वारा देश की न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा का अधिकार देने के बाद भी संविधान की मूल भावना का एक सत्य यह भी है कि प्रजातंत्र का अंतिम सत्य एवं प्रशक्ति प्रजा ही है। देश की संसद जो है इस प्रजा का सीधा प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च सभा है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहा है। यही कारण है कि स्वयं संविधान में इसमें संशोधन का अधिकार केवल संसद को ही दिया है। जब संसद ने विशेष तौर पर सर्वसम्मति से एक कानून बना दिया और वह भी जो सीधे तौर पर न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित था, तो यह न्यायिक समीक्षा का सामान्य मामला नहीं था जिसे लागू करने से पहले ही निरस्त करने की जल्दबाजी से बचा जा सकता था। यदि इसे लागू करने होने के उपरांत समय की कसौटी पर खरा उतरने का अवसर दिया जाता तो स्थापित न्यायिक व्यवस्था एवं गरिमा के हित में होता। तो अतः कहा जा रहा है कि अतः न्यायिक नियुक्तियों के विकल्प में न्यायपालिका से अधिक सावधानी बरतने की अपेक्षा है। बेहतर तो यही होगा कि न्यायिक नियुक्तियों के मामले में न्यायपालिका को स्वतः संपूर्णता और मूर्खता के भाव से बाहर निकलना होगा। बाहर मतलब जैसे इसे निकलना ही होगा। यह कटु सत्य है कि मानव प्रकृति के स्वाभाविक दोषों के से कोई भी व्यक्ति या संस्था पूर्ण रूप से मुक्त नहीं रह सकती। ये दोष मानव स्वभाव के अभिन्न अंग हैं, जिनसे पूर्ण मुक्त हिमालय के कंदराओं में तपने वाले साधु भी संभवतः प्राप्त नहीं कर सके। अतः किसी भी संस्था को इनसे दूर रखने के लिए व्यवस्थागत छलनी की आवश्यकता है, जिसके मूल में पारदर्शिता हो। अतः न्यायपालिका को पारदर्शिता के साथ आंतरिक समीक्षा के माध्यम से आत्मदर्शन का रास्ता तलाश करना होगा। आगे चलते हैं हम लोग कि यूरोपीय में विदेशी कारोबार
पर रहेगा जोर। मतलब क्या हुआ, अगर देखा जाए तो जुलाई 2022 का ये न्यूज़ है। जुलाई 2022 में आरबीआई की तरफ से रुपये में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार करने की अनुमति मिलने के बाद से इस बारे में धीरे धीरे कदम बढ़ना शुरू हो गया है। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे कदम बढ़ना शुरू हो गया। एक तरफ जहां अगर देखा जाए तो भारत सरकार कम से कम 1.5 दर्जन देशों के साथ भारत रुपये में कारोबार के साथ सहूलियत की बातचीत शुरू कर चुकी है। आरबीआई ने अभी 3 देशों रूस, श्रीलंका और मॉरिशस से कम 25 बैंकों को भारतीय बैंकों के साथ रुपये में कारोबार के लिए विशेष खाता खोलने की इजाज़त दे दिया। अब सूचना है कि वित्त मंत्रालय भी आगामी बजट के जरिए कुछ ऐसी घोषणाएं करने पर विचार कर रहा है जिससे भारतीय कारोबारियों के लिए विदेश से स्थानीय मुद्रा में आयात निर्यात करने के लिए आसान हो। इस बारे में दूसरे मंत्रालयों से भी मशविरा मांगा गया है। इस बारे में सरकार के स्तर पर हो रहे विमर्श में शामिल एक अधिकारी के मुताबिक रुपये के कारोबार को अपनाने की राह में एक बड़ी अड़चन यह है कि कारोबारियों को रुपये की कीमत में उतार चढ़ाव से होने वाले घाटे से भरपाई का कोई तरीका नहीं है। दूसरी तरफ जब डॉलर में कारोबार होता है तो उसकी कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव से होने वाले नुकसान को भरपाई की वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध है। इस वजह से निर्यातक उपलब्ध के एक वर्ग का कहना है कि रुपये में कारोबार करने की लागत डॉलर के मुकाबले सबसे कुछ ज़्यादा आएगी। कुछ भारतीय रुपये में कारोबार करने को लेकर जिन देशों में रुचि दिखाई है उन देशों ने क्या हुआ है, तो उन देशों की जो स्थानीय मुद्रा की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही अच्छी नहीं है। इस वजह से भी भारतीय कारोबारों कुछ वित्तीय सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इससे बचाव का क्या तरीका हो सकता है, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। राजकोषीय प्रबंधन पर आएगा नया रोड मैप। कहा जा रहा है कि आपका वैश्विक अस्थिरता के बावजूद चालू जो वित्त वर्ष के दौरान वित्त मंत्रालय अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य 6.4% की हासिल करने की स्थिति में है। सरकार के इस राजकोषीय प्रबंधन की तरफ से आरबीआई ने भी अपनी एक नई रिपोर्ट में की है। हालांकि अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राजकोषीय प्रबंधन के नए रोड मैप को अंतिम रूप देने में जुटी है, जिसकी घोषणा आगामी बजट में की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य अगले 5 वर्षों के भीतर राजकोषीय घाटे को क्रमबद्ध तरीके से घटाते हुए 3.5% पर लाना होगा। देश के प्रमुख संगठन और शास्त्री भी इसकी जरूरत वित्त मंत्री सीतारमण के साथ बजट में के पूर्व बैठकों में बता चुके हैं। अगर देखा जाएगा नेक्स्ट टॉपिक की ओर, कहा जा रहा है कि यूएनएससी में 2 वर्ष में भारत जो है को कई बार अकेले खड़ा होना पड़ा है। ठीक है, कि संयुक्त राष्ट्र भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने गुरुवार को कहा कि 2021-22 में संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य के रूप में कई बार ऐसा समय आया है कि भारत को अकेले खड़ा होना पड़ा, लेकिन भारत ने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। मासिक चक्रीय क्रम के अनुसार 1 दिसंबर से भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की यूएनएससी का अध्यक्ष है। सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के रूप में भारत में 2 साल के कार्यकाल के दौरान यह दूसरा अवसर है जब भारत को सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिली है। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 1 महीने के लिए क्रमवार एक सदस्य परिषद की अध्यक्षता करता है। दिसंबर महीने में के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्ष रुचिरा कंबोज ने कहा कि यूएन के अपने 2 साल के कार्यकाल के दौरान भारत ने हमेशा शांति, सुरक्षा एवं समृद्धि के पक्ष में अपनी आवाज़ बुलंद की। हमने आतंकवाद और मानवता के साझा दुश्मनों के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाने में कभी भी शिकायत नहीं दिखाई है। दिसंबर के अवकाश वाले सप्ताह से पहले रुचिरा ने सुरक्षा परिषद के गैर सदस्यों को सुरक्षा परिषद के कार्यों की जानकारी देते हुए ये बातें कही है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे। चलिए, तो आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चल रहे हैं, तो हम लोग का यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गया। ठीक है, आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। इससे क्या होगा, आपको जो भी आगे आने वाले नोटिफिकेशन होंगे आपको आसानी से प्राप्त हो सकेंगे। और जो भी इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी हमारे जो आने वाले नोटिफिकेशन हो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।